हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन अ चिल्ड्रंस हेल्थ अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर राहुल गुसावी विद अस। डॉक्टर राहुल गुसावी मेडिकवर हॉस्पिटल औरंगाबाद में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंड न्यूरोटोलॉजिस्ट है और पिछले 12 सालों से इन्होंने इस रूप में काम किया है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर राहुल गुसावी। थैंक यू मैडम। तो पिछले कुछ महीनों से डेंगू पूरे देश में काफी तेजी से फैल रहा है और 20 अगस्त को न्यू दिल्ली में डेंगू के 189 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और पुणे में अप्रोक्सीमेट 200 केसेस दर्ज किए गए थे। और तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब में टोटल मिलाकर भारत के 60% ऑफ द केसेस हैं। तो डॉक्टर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि डेंगू फीवर के 4 स्टेजेस क्या हैं? मैडम, जनरली हम लोग जो बोलते हैं कि डेंगू फीवर के स्टेजेस अगर बोलने का रहा तो उसके अंदर में 4 स्टेजेस की जगह पे हम लोग 3 स्टेजेस जो बोलते हैं उसके अंदर में ऐसा है कि फेब्राइल फेज, फर्स्ट फेज जो रहता है फेब्राइल फेज रहता है, जिसके अंदर में पहले 2 से 7 दिन तक बच्चे को बहुत सारा बुखार आ जाना, बॉडी एक रहना, उसको डेंगू फीवर को और एक भी नाम है, जैसे उसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, यानी इतना बदन दर्द होना कि हड्डी टूटने के जैसा बदन दर्द हो जाना उसके अंदर में। तो उसके अंदर में फर्स्ट जो 2 to 7 डेज रहता है उसके अंदर में हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक, मायल्जिया, डिक्रीज इनटेक, हाँ, तो ये सब फीचर्स दिखाई देते हैं। उसके अंदर में डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। कोई कोई बच्चों को जिनको अगर बच्चों की बात करें तो जिनको बुखार में फिट्स आने का चांसेस रहता है, उनको फिट्स भी आने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर के कारण में, जिनको हम लोग फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, जिनको बुखार में फिट्स आने का डर रहता है, उनको फिट्स भी आ सकता है। 2 से 7 दिनों के बाद में ये जैसे फीवर फेज कम हो जाता है, इसके अंदर में बॉडी पे रैशेस आ जाना भी दिखाई देता है। जैसे ये फीवर कम हो जाता है, क्रिटिकल फेज चालू हो जाता है। तो क्रिटिकल फेज जैसे यानी फीवर कम हो जाना, यानी बच्चा रिकवरी हो रही है ऐसे अपने को जैसे लगता है, वो टाइम पीरियड में ही एक्चुअली क्रिटिकल फेज चालू हो जाता है, जिसके अंदर में प्लाज्मा यानी खून में का जो द्रव्य पदार्थ रहता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, वो लीकी हो जाता है, लीकी कैपिलरी या लीकी ब्लड वेसल्स हो जाते हैं, जिनमें से ब्लड वेसल के अंदर रहना है तो उसमें का जो फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है। तो वो कहाँ पे जाएगा फिर? तो लंग्स के आजू बाजू में, जैसे थोरेसिक केज में या लंग्स के आजू बाजू में फ्लूइड जमा हो जाना, जिसको पल्मोनरी इफ्यूजन भी बोलते हैं हम लोग, और पेट के अंदर में फ्लूइड जमा हो जाना, जिसको असाइटिस बोलते हैं। बच्चे को सूजन भी आ सकता है। साइमल्टेनियसली ये फेज में बच्चे को प्लेटलेट कम होने का चांसेस हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाना। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है, वो प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम होना, इसको माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। मॉडरेट यानी 1 लाख से कम हो जाना, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी 50,000 से प्लेटलेट का मात्रा कम हो जाना। तो ये भी क्रिटिकल फेज में दिखाई देता है। क्रिटिकल फेज में शॉक यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ये लक्षण भी क्रिटिकल फेज में दिखाई देता है। और थर्ड फेज जो रहती है वो रिकवरी फेज रहती है, जिसके अंदर में जो हम लोग बच्चों को अगर ओनली फीवर है तो बच्चा स्लोली स्लोली रिकवर होने लगता है, या फिर बच्चा का ओरल फीवर कम हो जाना, ओरल इनटेक बढ़ जाना, बच्चा खाना खाने लगना, एक्टिविटी बढ़ जाना, सुस्ती कम हो जाना उसकी, तो ये सब चीजें उसके अंदर में दिखाई देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि डेंगू फीवर के जो डेंगू फीवर जो है ये बिल्कुल टाइम टेबल पालने वाला डिसीज है। पहले 2 से 7 दिनों में, पहले 1 से 7 दिनों में हाई ग्रेड फीवर है, फेब्राइल फेज। फिर उसके बाद में जैसे फेब्राइल फेज कम हो जाता है, क्रिटिकल फेज चालू हो जाता है, और थर्ड रहता है रिकवरी फेज। तो ये हम लोग इसको ऐसे फेजेस में डिवाइड करते हैं। जी डॉक्टर, तो बच्चों में डेंगू के किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं? मैम, मैंने जैसे बताया आपको, बच्चों में डेंगू
को हम लोग बेसिकली, ये तो फेजेस के बारे में बता दिया। हम लोग बीच में मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू को हम लोग 3 टाइप के इसमें डिवाइड करते हैं। पहला हो गया डेंगू फीवर, ओनली फीवर आ जाना, हल्का फुल्का फीवर रहना या तेज बुखार रहना, पर बाकी और कोई अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू जिसको बोलते हैं। दूसरा रहता है कॉम्प्लिकेटेड डेंगू, डेंगू हीमोरेजिक फीवर, जिसमें प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाना या फिर वार्निंग साइन रहना। और नंबर तीसरा रहता है डेंगू शॉक, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS, जिसमें बीपी कम हो जाना, मल्टी ऑर्गन यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को भी डैमेज पहुंचना, जैसे हार्ट को भी डैमेज पहुंच रहा है, लंग्स को भी डैमेज पहुंच रहा है, लीवर को डैमेज हो रहा है। तो सबके लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो डेंगू फीवर में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो रहता है कि बच्चे को चेहरे पे रैशेस आ जाना, लाल लाल चेहरा हो जाना, बॉडी लाल लाल हो जाना, हेडेक हो जाना, बच्चों को हेडेक। फिर उसके बाद में बुखार बहुत तेज रहना है, आंखों के पीछे जलन और दुखना, आंखें मूवमेंट अगर करते हैं, कोई इधर उधर ऐसे देखने का मूवमेंट अगर करते हैं तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं उसको, आंखों के पीछे जलन होना। फिर उसके बाद में वीकनेस होना, बच्चा सो के रह रहा है, एक्टिविटी कम कर रहा है, बहुत ज्यादा बदन दर्द करना, घुटनों में दर्द होना या जॉइंट में पेन होना, अर्थराल्जिया जिसको कहते हैं, ये सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड डेंगू की तरफ में अगर बच्चा बढ़ने लगता है, 2 से 7 दिनों में बुखार कम हो जाता है, उसके बाद में बच्चे के आंख पे रैशेस रहना, पेट दर्द हो जाना, उल्टियां होना और आंख पे छोटे छोटे दाने आना, जिसको हम लोग प्लेटलेट कमी का लक्षण बताते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में पेटेची बोलते हैं, पेटेची या पेटिकियल रैश बोलते हैं। वो पेटिकियल रैश क्यों होता है? प्लेटलेट की कमी के कारण में स्किन के अंदर में छोटा छोटा हीमोरेजियस हो जाना या ब्लीडिंग हो जाना। ठीक है, प्लेटलेट का काम है कि ब्लीडिंग को रोकना है। तो वो ब्लीडिंग होने के कारण में जैसे ब्रश करने के बाद में जो गम्स है उसमें से ब्लीडिंग हो जाना, या फिर तालू पे ब्लीडिंग हो जाना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। हम लोग अगर लक्षणों की ही बात करें तो कुछ वार्निंग साइंस है, डेंजर साइंस रहते हैं डेंगू फीवर के अंदर में। देखो, ज्यादा करके तो डेंगू फीवर के ही पेशेंट रहेंगे। मैंने जैसे बताया ना, डेंगू फीवर, जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है जैसे डेंगू हीमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये बहुत कम रहेंगे। लेकिन अगर वार्निंग साइन में से कुछ अगर बच्चों को है तो वो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या है वो वार्निंग साइंस? कोई ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव के कोई लक्षण है क्या, जैसे कि इपिस्टैक्सिस यानी नाक में से ब्लीडिंग हो जाना, या फिर उल्टी हो जाना खून की, या काली संडास होना। तो ये सब मसूड़े में से यानी गम्स में से ब्लीडिंग हो जाना। फीमेल कोई है तो उसको एक्स्ट्रुअल में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी जो मासिक पाली आती है उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, काले कलर का यूरिन होना या लाल कलर का यूरिन हो जाना, ये सब डेंजर साइन। उसके बाद में बहुत ज्यादा सुस्ती रहना, उठने का मन न करना पलंग पे से, या फिर सडन बिहेवियर चेंज हो जाना या फिट्स आ जाने, यानी मेंदू का या ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट का लक्षण हो सकता है। तेज सांस चलना, दम लगना, ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन ना रहना, या ऑक्सीजन अगर घर में चेक करें तो ड्रॉप हो जाना ऑक्सीजन का वैल्यू, रिपीटेड वोमिटिंग हो जाना 3 से ज्यादा दिन भर में, बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, छाती के अंदर में पानी भर जाना, पेट के अंदर पानी भर जाना, सूजन आ जाना, हाथ पैर ठंडे गिर जाना, उठ के बैठा तो चक्कर आना, यानी ये बीपी कम होने के लक्षण है। पानी पीने का यानी इतनी भी ताकत न रहना कि पानी ना पी सके। यूरिन आउटपुट दिन में नॉर्मली 4 से 6 बार होना चाहिए। पेशाब 8 घंटे तक पेशाब ना आना, ये भी बीपी कम होने के लक्षण हो सकते हैं। हम लोग डॉक्टर जो रहते हैं, डॉक्टर कोई अगर सुन रहा है तो डॉक्टर अगर तपास रहा है पेशेंट को, तो लीवर पे बहुत सारा सूजन रहना,
ब्लड के अंदर में हीमेटोक्रिट यानी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बढ़ जाना, एसिड लेवल बढ़ जाना ब्लड के अंदर में, और किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट में बहुत चेंजेस रहना या एबनॉर्मलिटी रहना, ये भी डॉक्टर ये साइंस देख सकते हैं। तो ये साइन सिम्टम्स मैंने आपको बताया, जनरल और हाई रिस्क वाले, जिसको हम लोग वार्निंग साइंस बोलते हैं। वार्निंग साइंस ध्यान में रखना चाहिए कि क्या है। जी डॉक्टर, सो डेंगू ज्यादा सीवियर ना हो इसके लिए हम क्या वेज एंड मीन्स अपना सकते हैं जिससे कि हम डेंगू से बचे रहें? देखो मैडम, डेंगू फीवर तो बहुत कॉमन है, तो वो हम लोग बेसिकली अगर फीवर आ जाता है किसी भी बच्चे को, उसके साथ में बाकी लक्षण है डेंगू फीवर के, जैसे बॉडी एक होना, रैशेस आ जाना, हेड एक होना है, आंखों के पीछे दुखना है, या तो इसको तुरंत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये डेंगू का फीवर तो नहीं है, पहले जांच करना चाहिए। अगर डेंगू का फीवर है, लैब रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आता है, नॉर्मली तीसरे चौथे दिन में फीवर के हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसमें डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव अगर आ जाता है, तो आपने फॉलोअप में रखना है डॉक्टर के। आपने बहुत सारा पानी पीना है, और आपने दवाई खानी है, बुखार की दवाई खानी है। एंटीबायोटिक का कोई रोल है नहीं इसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद में आपने ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मली 2 से 7 दिनों के बाद में जैसे डेंगू फीवर कम हो जाए, तो क्रिटिकल फेज चालू होने का इशू आ सकता है। वो क्रिटिकल फेज में वार्निंग साइन जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना है। नाक में से खून आना, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, ब्रशिंग करते टाइम में खून आ जाना, मसूड़ों में से खून आना, यूरिन संडास में से खून जाना, यानी काली संडास होना, काले कलर का यूरिन होना या लाल कलर का यूरिन होना, रक्त की उल्टी हो जाना, या सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर ये कुछ सिम्टम आते हैं, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपने बहुत सारा पानी पीना है डेंगू फीवर में, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। बाकी डेंगू फीवर के लिए ऐसा कोई मेडिकेशन है नहीं कि जिससे प्लेटलेट बढ़े, या जो प्लेटलेट की कमी हो गई है वो बढ़े, ऐसा कोई मेडिकेशन है नहीं। लेकिन आप फल फ्रूट ज्यादा खा सकते हैं। ऐसा कोई डेफिनेट साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है कि कुछ मेडिकेशन खाने से प्लेटलेट बढ़ता है। फिर भी फल फ्रूट लोग जो खाते हैं, पपई खाते हैं, कीवी खाते हैं, उसमें कोई ऐसा नुकसान भी नहीं। लेकिन आपने हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और पैरासिटामोल गोली लेना है, बस यही यही करना है। जी डॉक्टर, तो क्या हर व्यक्ति जिसको कि डेंगू है उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है? हर एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरी नहीं रहती है। जैसे मैंने बताया कि डेंगू फीवर घर पे भी मैनेज हो सकता है। अगर डेंगू हीमोरेजिक फीवर हो रहा है, प्लेटलेट का मात्रा सीवियर कैटेगरी से कम हो रहा है, सीवियर कैटेगरी मैंने जैसे बताया आपको कि 50,000 से कम हो रहा है डेंगू का प्लेटलेट का मात्रा, तो ही हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं। या प्लेटलेट का मात्रा नॉर्मल है पर उसको दूसरे ऑर्गन सिस्टम का प्रॉब्लम है, दूसरे ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे कि उसको फिट्स आ रहा है, उसको बहुत सारा हेडेक हो रहा है, उसको पेशाब में से खून जा रहा है, उसको लीवर में सूजन आ गई है, खाना नहीं खा पा रहा है, बच्चे को पेट दुख रहा है, बहुत सारा रक्त की उल्टियां हो रही है, या संडास में से खून जा रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके हाथ पैर ठंडे गिर गए हैं, चक्कर आ रही है, उठ के नहीं बैठ पा रहा है बच्चा, तो इस ऐसे बच्चों को एडमिट करना चाहिए। बाकी अदरवाइज डेंगू फीवर घर पे भी मैनेज किया जा सकता है। जी डॉक्टर, सो जो लोग डेंगू से रिकवर हो चुके हैं क्या हम उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं? नॉर्मली डेंगू से जैसे रिकवरी हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं दिखते हैं, है ना। डेंगू के खिलाफ में एंटीबॉडी बन जाती है, ये तो वायरल इन्फेक्शन, इसके सिवा इसके इसके लिए कोई भी दवाई है नहीं। अपने आप में बॉडी इसके खिलाफ में प्रतिकारक शक्ति निर्माण करता है, और जैसे बच्चा रिकवर हो जाता है तो उसके बाद में ऐसा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कोई जनरली दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर सेकेंड टाइम अगर डेंगू इन्फेक्शन हो जाता है सेम बच्चे को, तो कभी कभी वही बच्चे में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिखने, सेकेंड टाइम डेंगू इन्फेक्शन में एंटीबॉडी का ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण में
एग्रेसिव सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, यानी सीवियर डेंगू की तरफ में वो बढ़ने लगता है। तो ध्यान देना है कि एक बार डेंगू हो जाए तो अपने को पता है डेंगू क्यों हो गया, मच्छर काटने की वजह से हो गया, तो नेक्स्ट टाइम में मच्छरों का प्रादुर्भाव रोकना है। मॉस्किटो बाइट्स प्रिवेंशन के लिए जो कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट में सोना, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करना, जो घर के आजू बाजू में जो खराब पानी है उसको निकाल देना, मच्छरों के जो लार्वा है उसका सही इलाज, यानी उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि वो एक फिश आते हैं, गप्पी गप्पी फिश बोलते हैं, वो फिश के लिए डाल के यानी पानी के टंकी में वगैरह गप्पी फिश डाल सकते हैं, जो कि वो मॉस्किटो के लार्वा को खाते हैं। तो मेडी सर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो इसके लिए आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप हाँ या ना या तो फिर एक और दो लाइन के सेंटेंसेस में भी आंसर कर सकते हैं। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या पपीता के पत्ते खाने से प्लेटलेट्स इंक्रीज होती? मैडम, डेफिनेटली कुछ 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 स्टडीज में ऐसा दिखाई दिया है कि प्लेटलेट इंक्रीज होती है, पर ओवरऑल नॉर्मली ही बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम ही इसके खिलाफ में काम करता है। तो ये पपीता खाने से या पपीता का पत्तों का जूस खाने से या फिर कीवी खाने से प्लेटलेट ऐसे बढ़ते नहीं हैं। मेनली तो आपको यही देखना है कि आपने हाइड्रेशन मेंटेन करना है। आपको वार्निंग साइंस मैंने जो बताया वो ध्यान में रखने हैं। और देखो, हम लोग पपीता का पत्ते खाते रह जाएंगे, वहां पे वार्निंग साइंस बढ़ जाएंगे तो और तबीयत खराब हो जाएंगी। तो डॉक्टर के कांटेक्ट में रखना रहना है। हर एक डेंगू पेशेंट को एडमिशन का जरूरी नहीं है। पपीता का पत्ता इससे कोई ज्यादा फायदा है नहीं, पर कोई कोई डॉक्टर देते जरूर है। पपीता का पत्ते की गोली देते हैं, कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो कुछ कैप्सूल्स आते हैं, कुछ सिरप आते हैं, वो प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं, पर उनका ऐसा ज्यादा फायदा दिखाई नहीं देता है। जी डॉक्टर। क्या आप ये बता सकते हैं कि डेंगू में नारियल पानी कंज्यूम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो, जितना फ्लूइड इंटेक ज्यादा रहेगा उतना बेटर है। तो मैं तो बोलूंगा डेंगू फीवर में नारियल पानी, नींबू पानी, देन फ्रूट जूसेस, फिर उसके बाद में सूप, ये कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया है जल संजीवनी। जल संजीवनी यानी ORS, WHO ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये ये बिल्कुल जरूर लेना चाहिए हर एक पेशेंट ने, हर एक जो भी आपके ऑडियंसेस है उन सबने ये जान लेना चाहिए कि WHO ORS या फिर जल संजीवनी जिसको बोलते हैं, जैसे नाम बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट जल संजीवनी है वो। 1 लीटर पानी में 21 ग्राम का पाउडर घोल के उसको दिया जा सकता है दिन भर में। अगर 10 किलो के ऊपर का बच्चा है तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए। जी डॉक्टर। क्या डेंगू सिर्फ एक ही बार होता है? नहीं नहीं, बार बार भी डेंगू हो सकता है। वो 4 वायरसेस है, डेंगू के 4 टाइप की सीरो टाइप्स बोलते हैं उसको, 4 अलग अलग प्रकार के वायरसेस है। तो कभी कभी एक वायरस से डेंगू हो जाए, कभी कभी नेक्स्ट टाइम दूसरे वायरस से हो जाए, या फिर बार बार एक वायरस से भी 2 बार डेंगू हो सकता है। अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो रिपीट वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। Okay, doctor. Thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. Thank you, ma'am. Thank you for your time also, and thank you for giving me opportunity to be here on this platform. Thank you. Thank you so much.